स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक काफ़ी ही अनोखा संविधान है। यह संविधान सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक पर बेस्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का जो संविधान है वो सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी मानता है। सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों के फीचर से मिला जुला एक डेमोक्रेसी होता है, वो होता है सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका जो फेडरल सिस्टम है ये भी इंडियाज़ के पार्लियामेंट्री और यूएस के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मिश्रण है। इन दोनों को मिला के इनका एक फेडरल सिस्टम बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस संविधान का सरेंट फीचर्स क्या है, इस संविधान में क्या क्या खूबियाँ हैं। तो पहली खूबी है, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर यह है कि इट इज़ अ रिटेन एंड इलेक्टेड डॉक्यूमेंट। स्विस का संविधान एक लिखा हुआ संविधान है जो कि ड्राफ्ट हुआ था 1848 में। वहाँ के पार्लियामेंट, कैंटोन और लोगों ने मिलकर इसको अप्रूव किया था। लेकिन 1999 में एक रेफरेंडम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे सभी लोगों ने मिलकर वोट आउट किया और एक नतीजे पे पहुँचे, जिसकी वजह से अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 196 आर्टिकल ही हैं और उसको भी 6 भागों में बांटा गया है अपने अपने सेक्टर के अनुसार। पहले सेक्टर में हम जनरल प्रोविज़न के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में बेसिक और सिविल राइट्स के बारे में, तीसरे में फेडरेशन, कैंटोन एंड म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, चौथे में पीपल और कैंटोन, पाँचवें में फेडरल अथॉरिटीज़ और छठे में रिवीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका के तरह ही यहाँ के स्टेट के पास भी अपना अपना एक संविधान है और एक नेशन वाइड एक अपना संविधान है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका रिजिडिटी। इसका जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है वो काफ़ी विचित्र और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ प्रपोजल के लिए जो भी, चाहे अमेंडमेंट में पूरा अमेंड करना हो या आधा, अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि सिर्फ वहाँ के स्विस के जो फेडरल पार्लियामेंट है वो उठाएंगे मांग प्रपोजल के लिए, या तो 1 लाख वोटर इसका मांग उठा सकते हैं किसी भी अमेंडमेंट के लिए। और ये प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तभी बनेगा जब मेजॉरिटी ऑफ कैंटोन इसके फेवर में वोट करेंगे। कैंटोन का मतलब है स्टेट्स, और फिलहाल स्विस में 23 कैंटोन्स हैं। तीसरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है बिल ऑफ राइट। टाइटल 2 में, जिस तरह मैंने बताया था कि 6 टाइटल में बटा हुआ है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, तो टाइटल 2 में आर्टिकल 7 से लेकर 40 तक कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के लोगों के बेसिक सिविल, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ का संविधान उन्हें 34 राइट्स देते हैं, सभी जनता पीपुल को 34 राइट्स के बारे में उनका उल्लेख किया गया है और काफ़ी डीपली बताया गया है किस राइट को कहाँ तक करना है, कैसे कैसे मिलेगा, कैसे कैसे बटेगा, ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का फीचर ये है कि वहाँ फेडरलिज्म चलता है। आर्टिकल 1 में 1874 की बात है, जब 1874 में जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके आर्टिकल 1 में एक टर्म डिस्क्राइब किया गया था, कॉन्फेडरेशन। वास्तव में वो कॉन्फेडरेशन फेडरेशन की बात कहता था, जिसमें 23 कैंटोन्स हैं, उसमें 20 फुल और 6 हाफ कैंटोन हैं। उन सभी मिलकर एक 26 गो का, वे सब मिलकर एक फेडरेशन सिस्टम बनाते थे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आज भी है। वो कैरेक्टरिस्टिक यह है कि किसी भी कैंटोन को सोवरेनिटी नहीं प्राप्त था। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का ही सुप्रीमेसी पूरे स्टेट में चलता था। जितने ही पावर्स थे वो भी बटे हुए थे गवर्नमेंट के अंदर में। यूएस के बेसिस पे वो भी पावर बटे हुए थे फेडरल गवर्नमेंट और कैंटोन गवर्नमेंट के बीच में। कभी कभी तो ज्वाइंट पावर कुछ जिक्र किया गया है इन दोनों के बीच में, फेडरल और कैंटोन के बीच में, और बाकी जो बच गए पावर वो कैंटोन्स के। कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है। यहाँ पे डुअल सिटीजन चलता है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है और डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट भी है। फेडरलिज्म के एक और फीचर इसमें बताया गया है कि कैंटोन्स में
इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था अपर हाउस में। स्विस पार्लियामेंट में जो सीनेट का जो पार्ट था, जो कि अपर हाउस था वहाँ का, उसमें जो फुल कैंटोन्स होते थे वो अपना 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और जो हाफ कैंटोन्स होते थे वो एक अपना सिंगल रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। पांचवा इम्पोर्टेंट फीचर यह है कि वहाँ प्लूरल एग्जीक्यूटिव चलता है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कि वहाँ मात्र 7 ही मेंबर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो कि सारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलाते हैं और पावर एंजॉय करते हैं। हर साल इन 7 में से कोई एक प्रेसिडेंट बनता है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, और अगले साल वो फिर चेंज हो जाता है, जो वाइस होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और उसके जगह पे नया वाइस बनता है। तो ये साइकिल चलता रहता है और यहाँ गवर्नमेंट इस तरह काम करते रहती है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का छठा इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करता है। स्विस फेडरल पार्लियामेंट हैज़ बाई कैमरल बॉडी। इट हैज़ 2 हाउसेज, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट कैंटोन्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आते हैं 4 साल के टेन्योर के लिए। वहीं जो सीनेट्स के लोग जो होते हैं वो हर एक कैंटोन से चुन के आते हैं, और ये उनका टेन्योर डिपेंड होता है वो किस कैंटोन से आ रहे हैं उस बेसिस पे। तो ये जो दोनों हाउस मिल के जो फेडरल पार्लियामेंट में हैं, ये सब इंजॉय करते हैं वहाँ का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर इंजॉय करते हैं। 7वां इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ का प्रोविज़न रिगार्डिंग लैंग्वेजेज। स्विट्ज़रलैंड भी इंडिया की तरह एक मल्टी लैंग्वेज स्टेट है। यहाँ भी पीपल जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस बोलते हैं। इन सभी को नेशनल लैंग्वेज की उपाधि दी गई है, और ख़ासकर जर्मन, फ्रेंच और इटालियन को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है जुडिशरी। जुडिशरी इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेकेंडरी पोजीशन निभाता है। यहाँ का जो फेडरल कोर्ट है, वहाँ का जो जजेस हैं वो मात्र फेडरल पार्लियामेंट द्वारा 6 ईयर के टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से उसको पास करे, और इनको तो जुडिशियल रिव्यू का पावर ही नहीं है। यहाँ के कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए किसी भी कानून के ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होता है। लेकिन अगर कैंटोनल लेजिस्लेचर से कोई भी बिल पास हो रहा है तो उस पर वो रिव्यू कर सकते हैं और उसको इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारा टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।